फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 6 को स्टार्ट किया था और वहां पे हम लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस किया था, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पहले तो बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स की। देखिए, जो कोड ऑफ एथिक्स है ये कोड ऑफ कंडक्ट से कुछ अलग है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स का ही एक हिस्सा हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि जो हमारा आरटीआई है इससे जुड़े हुए नैतिक मुद्दे कौन से हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आरटीआई की बात करेंगे तो आपका जो गवर्नेंस का टॉपिक है वो भी काफी कुछ तैयार हो जाएगा। अंतिम रूप से देखिए हम लोग बात करेंगे नागरिक चार्टर की। तो नागरिक चार्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नागरिक चार्टर में हम लोग देखेंगे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, नागरिक चार्टर से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग एथिक्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कोड ऑफ एथिक्स को समझकर। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फ्यूल है इस फ्यूल के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जैसे कि BS4 हो गया, फिर BS5 हो गया, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो BS5 मानक है ये मान्य होगा, इसके नीचे का जो फ्यूल है उसको मान्य नहीं माना जाएगा, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि अंतिम सीमा हो गई BS5। अगर आप BS5 से नीचे जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से देखिए हमारी सोसाइटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हैं एथिक्स के कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। अगर जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर आप एक एथिकल पर्सन नहीं रह जाएंगे और जब आप एक अनैतिक व्यक्ति हो जाते हैं तो समाज में आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझें। तो मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे आपकी जो अधीनस्थ है वो एक महिला कर्मचारी है। अब इस महिला कर्मचारी के साथ आपको किस तरह से बात करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, इस सबको लेकर के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि मानक हैं। इसके नीचे आप नहीं जा सकते। जो मानक हैं, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इसके नीचे अगर आप नहीं जा सकते और अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो फिर आप एक एथिकल पर्सन नहीं रह जाएंगे। यही से अवधारणा आती है कोड ऑफ एथिक्स की, यानी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पद के ऊपर है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स या मानक सेट हैं जिसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं अगर आप एथिकल रहना चाहते हैं। यहीं से इसी को हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या हो गया? ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, यानी कि कुछ ऐसे मानक, कुछ ऐसे सिद्धांत जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हैं, जिनको समाज स्वीकृति देता है, उनका एक फ्रेमवर्क या उनका एक ढांचा। तो ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें आपको कुछ मानक मिल जाएंगे, कुछ सिद्धांत मिल जाएंगे और इन मानकों को, इस सिद्धांतों को समाज मान्यता देता है और इनका आपको पालन करना होगा। यही हो गया आपका कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, देखिए, जो कोड ऑफ एथिक्स है, यानी कि ये जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो सिद्धांत है, यहीं से निकल के आता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पार्क में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे किस तरह का व्यवहार करना है वो आपका आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये कहां से निकल के आता है? कोड ऑफ एथिक्स से, यानी कि जो एथिक्स के ये मानक सिद्धांत वगैरह हैं, यहीं से आपका कोड ऑफ कंडक्ट आता है। अब देखिए, ये जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। जैसे कि एक नोलन कमेटी है। नोलन कमेटी ने देखिए क्या विचार दिए कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। इन्होंने कहा कि एक तो आपके अंदर सेल्फिशनेस होना चाहिए, मीन सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर जो स्वार्थ की भावना है वो नहीं होना चाहिए। आप जब किसी पद पे काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर एक उत्तरदायित्व होना चाहिए, आपके अंदर एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि जब आप किसी पद के ऊपर बैठे हैं तो आप वहां पर उस पद के ऊपर जो भी काम आपको दिया गया है उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये आपके अंदर भावना होना चाहिए। लीडरशिप होना चाहिए, यानी कि आपके जो साथ के लोग हैं उनको आप सही रास्ता दिखा सके, उनको मोटिवेट कर सकें। इसके साथ ही आपके अंदर सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी होना चाहिए।
एक ओपननेस होना चाहिए, यानी कि आप एक जो दूसरों के आइडियाज वगैरह हैं उसके लिए ओपन हो हमेशा, जो विचार विमर्श होता है इसके लिए ओपन हो। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान से समझिए, ये क्या होता है। एक तो हो गया सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जब हम किसी घटना को अपने पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह के आधार पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कृषक की लड़ाई हो जाती है किसी बिजनेसमैन से, और आपका अनुभव पुराना रहा है कि जो कृषक है उसके ऊपर अत्याचार होता है। तो एक तो हो गया कि आप बिना बात सुने ही जो बिजनेसमैन है उसको दोषी मानने लगे। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिविटी हो गई, क्योंकि आपने अपना जो पास्ट का अनुभव है उसके आधार पे जो वर्तमान की घटना है उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकाला। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि आप ये जो आपके एक्सपीरियंस वगैरह हैं इनसे दूर हो जाएं, पूरी घटना को समझें, तार्किक रूप से समझें, और उसके बाद निष्कर्ष निकालें कि इस व्यक्ति की गलती है या इस व्यक्ति की गलती है। इसके साथ ही फिर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी भी होना चाहिए। देखिए जो कोड ऑफ एथिक्स है इसको लेकर के हमारे विश्व के जितने भी धर्म हैं सभी ने कोड ऑफ एथिक्स को लेकर के अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, 10 कमांडमेंट्स हो, कुरान है, 7 लॉज ऑफ नोहा है, या फिर ताओ धर्म है, या हमारे भगवान कृष्ण के सिद्धांत हैं। ये सभी कोड ऑफ एथिक्स को लेकर के दिए गए सिद्धांत हैं। अच्छा देखिए, अगर हम लोग हर्बर्ट जे टेलर के सिद्धांतों को समझें जो कोड ऑफ एथिक्स से संबंधित है, तो पहला सिद्धांत है कि क्या ये सत्य है, इज इट द ट्रूथ। उसके बाद आपको पूछना होता है कि जितने भी लोग इस बात से जुड़े हुए हैं क्या ये सभी के लिए उचित होगा, क्या ये फेयर है। इसके अलावा आपको सोचना होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या इससे गुडविल बिल्ड होगी, यानी कि कह लीजिए कि एक समाज में जो गुडविल है उसकी भावना आएगी, और इससे क्या एक अच्छी मित्रता जो है उसका निर्माण होगा या नहीं होगा। और इसके साथ ही जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, क्या सभी को आपके इस काम से लाभ होगा या नहीं होगा। इन 4 आधारों पर आपको अपना डिसीजन अगर आप लेते हैं तो ये होगा एक एथिकल डिसीजन, ऐसा हर्बर्ट जे टेलर का मानना है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, यानी कि अब हम लोग जो है आरटीआई के टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए बेसिकली जो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। प्रशासन हमारा जो भी काम करता है उसकी जानकारी लोगों को हो, इस उद्देश्य के साथ सूचना के अधिकार को लाया गया था। तो ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदे होते हैं, जब पारदर्शिता होती है शासन प्रशासन में तो इसके क्या लाभ होते हैं। पहली चीज है कि जो जनता है उसको अपने अधिकारों की प्राप्ति होती है, यानी कि देखिए शासन जो है वो किसके पैसों से काम कर रहा है, जनता के पैसों से काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है। तो जनता को मालूम होना चाहिए कि शासन क्या करता है, कैसे करता है। तो यानी कि ये जो है जनता का अधिकार है, और जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो जनता को अपने अधिकार मिल पाते हैं। इसके साथ ही फेवरेटिज्म नहीं होती है। मान लीजिए एक टेंडर है जिसको पास किया जाना है, अब 5 पार्टीज हैं जो या चलिए 3 रख लेते हैं, तो 3 पार्टीज हैं एबीसी जो इस टेंडर के लिए अपना दावा करती हैं। पर ये जो ए व्यक्ति है, ये जो ऑफिसर है यहाँ पे या जो विभाग है उसके ज्यादा खास है, तो इसको जो है ये टेंडर दे दिया जाता है बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए। तो ये क्या हो गया, ये फेवरेटिज्म हो गया। लेकिन जब आप आरटीआई के माध्यम से पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया, तो इस विभाग को या इस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। और देखिए ऐसे में क्या होता है कि ये जो फेवरेटिज्म है इसके ऊपर रोक लगती है। इसके साथ ही जो फ्रॉड्स हैं उनके ऊपर भी रोक लगती है, क्योंकि जब आपको ट्रांसपेरेंसी से काम करना होता है, पारदर्शिता से काम करना होता है, तो फिर आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अकाउंटेबिलिटी है वो आती है, यानी कि आपके अंदर एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व तो आता है, क्योंकि अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो आरटीआई के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इस काम को सही समय पे सही तरीके से क्यों नहीं किया। और इसके अलावा सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी को समान मौके मिल पाते हैं। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने समझा कि जो ट्रांसपेरेंसी है इसका शासन प्रशासन के ऊपर बहुत ही सकारात्मक असर होता है। लेकिन देखिए क्या है कि कई बार जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि एक समस्या हो सकती है कि कोई मान लीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमारे देश की सॉवरेंटी को, संप्रभुता को खतरा हो सकता है या इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक को नहीं दिया जा सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक को देने से बचे रहें,
इसके लिए आरटीआई में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं कानूनी रूप से, इन चीजों को भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी एथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है या केस स्टडी आती है तो आपके पास दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो आप कॉमन सेंस के आधार पे कुछ भी लिख दें, ये तब सही रहता है जब आपके पास फैक्चुअल नॉलेज ना हो। लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि आपके पास फैक्चुअल नॉलेज हो, यानी कि आप बता पाएं कि आरटीआई में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक केस स्टडी आई है जिसमें एक नागरिक जो है आपसे कुछ ऐसी सूचना मांग रहा है जिससे कि आपको लगता है किसी तरह का देश को नुकसान हो सकता है या समाज को नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, इस केस स्टडी का एक तो जनरल वे में आप आंसर दे सकते हैं, दूसरा आप जो आरटीआई के प्रावधान है उनका उल्लेख कर सकते हैं कि जो आरटीआई का कानून है वही आपको सुरक्षा देता है इस तरह की इंफॉर्मेशन ना देने के लिए। तो इन्हीं चीजों को हम लोग समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई का अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। इस अवधारणा के मद्देनजर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था। तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, शासन में पारदर्शिता आए, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। विशेषज्ञ इस अधिनियम को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं। अब देखिए, अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको समझ लेते हैं। तो इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक जो होगा वो भारत के किसी भी पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी विभाग से, सरकारी प्राधिकरण से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकता है। साथ ही इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को आवेदन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो जिस डेट को आपने इंफॉर्मेशन मांगी है वहां से 30 दिनों के भीतर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अब वो जो फाइल थी खो गई है, फाइल अवेलेबल नहीं है, उसे आपको कंप्यूटर में सुरक्षित रूप से रखना होगा। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उससे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो पॉलिटी में चली जाती हैं, तो वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि एक केंद्रीय सूचना आयोग होता है और इसी के आधार पर जो अलग अलग राज्य हैं वहां पे राज्य सूचना आयोग होते हैं। अब देखिए, दो ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि हर तरह की सूचना को देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। पहला हो गया सिक्योरिटी यानी कि देश की सुरक्षा, दूसरा हो गया प्राइवेसी यानी कि निजता। तो देखिए क्या है, आपको एक चीज ध्यान से याद रखना है कि जो सेक्शन 8 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, वो सरकार को या किसी अधिकारी को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी प्रकार की सूचना को जनता को देने से मना कर दे। यानी कि आपने जाकर के किसी अधिकारी से कुछ सूचना मांगी तो वो मना भी कर सकता है। किस आधार पे? सेक्शन 8 के आधार पे। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, सेक्शन 8 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो किस आधार पे देखिए आप सूचना को देने से मना कर सकते हैं अगर आप एक अधिकारी हैं? अगर देश की सॉवरेंटी को खतरा हो रहा है या फिर इंटीग्रिटी यानी अखंडता को खतरा हो रहा है, इसके साथ ही अगर हमारे सिक्योरिटी के हित जुड़े हुए हैं, कोई रणनीतिक हित जुड़ा हुआ है, या फिर सरकार का या कह लीजिए जो हमारा राज्य है, जो स्टेट है, इसका साइंटिफिक या इकोनॉमिक हित जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई वैज्ञानिक या कोई आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे जो फॉरेन स्टेट के साथ संबंध है वो खराब हो सकते हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा।
इसके साथ ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर के कोर्ट या फिर आपका कोई ट्रिब्यूनल कह देता है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को सामने नहीं रखी जाएगी, तो जैसे ही कोर्ट इस बात को कह देता है उसके बाद फिर आप इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसके साथ ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है। हम लोगों को मालूम है कि संसद के पास कुछ विशेषाधिकार हैं जो कि संविधान के द्वारा संसद को दिए गए हैं। तो अगर ये संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है तो इस, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें आ जाता है, यानी कि अगर किसी विधायिका, चाहे वो राज्य विधायिका हो, अगर उसके विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है तो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो विश्वास के साथ किसी विदेशी सरकार ने आपकी सरकार को दी है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी उस इंफॉर्मेशन को भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो जो हमारे देश का ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की जो सुरक्षा है, जो फिजिकल सेफ्टी है, वो खतरे में पड़ सकती है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी जनता के सामने नहीं रखा जाएगा। फिर देखिए, दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है और आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उससे इस इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही मान लीजिए कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि एक मान लीजिए ऑफिसर है जो अपने पद पे काम कर रहा है और इसके बारे में कुछ पर्सनल जानकारी मांगी जा रही है और इससे जनता का किसी भी तरह का लाभ नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप ऑफिसर को परेशान करना चाहते हैं, इसीलिए उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, या जो कह लीजिए विभाग है वो बाध्य नहीं है। आपको मना कर दिया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस पर्सनल इंफॉर्मेशन से जनता का किसी तरह का हित नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या जो अपीलेट अथॉरिटी है, उसको अगर ये लगता है कि नहीं, इससे सच में जो जनता का हित है वो जुड़ा हुआ है, इससे जनता को लाभ हो सकता है, तो फिर इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में जनता के सामने रख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आती हैं सूचना के अधिकार अधिनियम की चुनौतियां। तो बेसिकली देखिए 3 तरह की यहाँ पे जो चुनौतियां हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला है जनता में अवेयरनेस की कमी, यानी कि जनता इतनी ज्यादा साक्षर नहीं है, उसको अपने अधिकारों का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है वो है कि जब मान लीजिए कोई ऑफिसर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिसकी वजह से जो अधिकारी हैं वो इंफॉर्मेशन देने को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। और तीसरी बात है कि भारत में अभी भी जो नौकरशाही है उसकी मानसिकता ब्रिटिश कालीन है, यानी कि जो उपनिवेश के टाइम की जब जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय अधिकारियों की मानसिकता एक शासक वर्ग की मानसिकता थी। उसी तरह की मानसिकता आज भी बनी हुई है और ये लोग मानते हैं कि जनता का सूचना के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से कुछ चुनौतियां हैं जो आरटीआई एक्ट के सामने हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आती रहती हैं और यहाँ पे जो बातें सामने आती हैं ये एक्चुअल में करंट की बातें होती हैं और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखिए एक संस्था है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। तो ये जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज है इसने अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी। इस तरह की रिपोर्ट लगभग हर साल एक आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बताया गया कि जो महाराष्ट्र है यहाँ पे जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसकी स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लगभग 59,000 मामले ऐसे हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं किया गया है, या फिर कह लीजिए जहां पर अभी सूचनाएं नहीं प्रदान की गई हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की भी स्थिति काफी खराब है जहां पे लगभग 47,923 मामले ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में हैं। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग अगर देखें तो अलग अलग राज्यों में बहुत सारे आरटीआई के जो आवेदन हैं वो पेंडिंग में हैं। अगर केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो टोटल 35,653 मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं। अगर उड़ीसा की जो सभी शिकायतें हैं उनको अगर अभी जिस तेजी से निपटाया जा रहा है उसी तेजी से निपटाया गया तो वर्तमान में जितनी शिकायतें हैं इन्हीं को निपटाने में 7 साल से ज्यादा लग जाएंगे।
यानी कि जो आरटीआई एक्ट है इसमें जो पेंडेंसी की समस्या है, जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, पेंडिंग में पड़ा रहता है सारा काम, ये एक बड़ी समस्या है। और इसके पीछे अभी हम लोगों ने देखा एक कारण तो ये है कि जो अधिकारी हैं उनके लिए कोई पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई स्ट्रांग, कोई स्ट्रिक्ट ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुरंत पनिशमेंट मिले। इसलिए जो अधिकारी हैं वो जो सूचना है उसको लंबित रहने देते हैं, या जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, उसको लंबित रहने देते हैं। इसके साथ ही देखिए जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किया जाना चाहिए उसका भी काम पेंडिंग पड़ा रहता है, यानी कि सही समय पे जो सूचना आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। और जब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं होगी, जब ऑफिसर ही नहीं होगा सीट पर, तो इंफॉर्मेशन कौन देगा। इसीलिए जो हमारे भारत में आरटीआई की स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अंतिम रूप से देखिए फिर से एथिक्स के ऊपर अगर आए और आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो सिविल सर्वेंट है उसका क्या रोल हो सकता है, किस तरह से वो स्थिति में सुधार ला सकता है, तो एक तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी कि आप वेट मत करिए कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तब हम देंगे। ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए वेबसाइट पे। इसके साथ ही जो जनता है उनको फाइल्स का एक्सेस दीजिए, यानी कि जनता जो है उनको भी फाइल्स देखने का मौका दीजिए। इंफॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट करिए, पब्लिक में अवेयरनेस लाइए। इसके साथ ही हर विभाग को अपने यहाँ एक डेडिकेटेड आरटीआई सेक्शन बनाना चाहिए, जिसका मुख्य काम यही है कि जो भी जानकारी मांगी गई है वो जानकारी सही समय पे प्रदान करें। और जो ई-आरटीआई है इसको बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि ई-आरटीआई के माध्यम से सभी जो सूचनाएं हैं वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों को सूचना प्राप्त करने में आसानी हो। अब देखिए आएंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है नागरिक चार्टर का टॉपिक। देखिए सबसे पहले आपको मैं नागरिक चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा देता हूं। तो देखिए हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पर सरकारें हमसे टैक्स लेती हैं और इसके बदले में ये जो टैक्स का पैसा है उससे सरकारें हमको सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि बिजली हो गई, पानी हो गया, इस अस्पताल हो गए, शिक्षा हो गई। इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा जनता को प्रदान की जाती हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम किया जाता है। क्योंकि सरकार के द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तो इसको कहेंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी। देखिए ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि जो सरकार के अलग अलग विभाग थे वो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए आपके शहर में कचरा पड़ा रहता है, लेकिन इससे संबंधित जो विभाग है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, शहर में बीमारियां फैल रही हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जनता के पास कुछ अधिकार होना चाहिए, अदरवाइज ये जो विभाग है कभी भी अपना काम सही से नहीं करेगा। तो इसी को लेकर के देखिए सुशासन का एक कॉन्सेप्ट आया, जो लोग लोक प्रशासन पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या नव लोक प्रशासन के नाम से एक कॉन्सेप्ट आया। इसमें 3 बातें हैं, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। इन तीनों चीजों को सरकारी कामकाजों में होना अनिवार्य है। जैसे कि हम लोगों ने आरटीआई को देखा जो कि पारदर्शिता से संबंधित है, इसी तरह से जो नागरिक चार्टर है वो भी आपका इसी तीनों से संबंधित है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, जिससे कि जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए और जनता को जो सर्विसेज मिलना चाहिए वो सही तरीके से मिल सके। तो देखिए नागरिक चार्टर करता क्या है। अगर आपको यही ना पता हो कि अगर मान लीजिए आपको एक समस्या है कचरा से संबंधित और आपको ये नहीं पता है कि आपको किस विभाग के पास जाना चाहिए, किस तरह से शिकायत करना चाहिए, कैसे आपकी शिकायत की सुनवाई होगी, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है तो यानी कि आपके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों की जानकारी है तो आप बेहतर तरीके से कदम उठा पाएंगे और जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए विभाग के ऊपर दबाव बना पाएंगे। तो नागरिक चार्टर आपको यही अधिकार देता है, यानी कि हर जो विभाग है, सरकार का कोई भी विभाग हो, पहली चीज वो ये घोषणा करता है नागरिक चार्टर के माध्यम से कि उसका विजन क्या है, यानी कि वो क्या करने वाला है, किस तरह से करने वाला है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है विभाग, तो आप कहां पे शिकायत कर सकते हैं, कितने समय में आपकी शिकायत का निपटारा होगा। इस तरह की जितनी भी जानकारियां हैं वो नागरिक चार्टर की मदद से जनता को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ये बेसिकली आपका नागरिक चार्टर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ये जानकारी दी जाती है कि एक विभाग की क्या जिम्मेदारियां हैं
और अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो आप कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। थोड़ा सा इसका इतिहास हम लोग समझेंगे। भारत में नागरिक घोषणा पत्र कैसे आया, तो देखिए पहले जो अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, गौरतलब है कि ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिए 1991 में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया गया। तो 1991 में सिटीजन चार्टर जो है वो ब्रिटेन में लागू हो गया। इसके बाद देखिए जब किसी देश में कोई सुधार होता है तो दूसरे देशों के अंदर भी एक मोटिवेशन आता है कि हम भी ऐसा करें। तो भारत में 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिए नागरिक घोषणा पत्र लाने के प्रयास किए जाएं। तो प्रधानमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्री थे और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगर प्रशासन को अच्छा बनाना है तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल विभाग हैं सभी में नागरिक चार्टर लाया जाए। इसके तहत चिन्हित मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद देखिए 2004 में क्या हुआ। 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणा पत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया। देखिए प्रशासनिक सुधार जो आयोग होता है, प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण जो विभाग है, इसके द्वारा एक नागरिक घोषणा पत्र लाया गया और इसमें बताया गया कि जो एक आदर्श यानी कि एक जो आइडियल सिटीजन चार्टर है वो किस तरह का होना चाहिए। जब आप सिटीजन चार्टर बना रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सुझाए गए थे, ये आप याद कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनको लिख के आइए कि एक आइडियल सिटीजन चार्टर में ये सारे पॉइंट्स होना चाहिए। पहली चीज है कि क्या विजन है, क्या मिशन है, ये क्लियरली बताया जाना चाहिए चार्टर के माध्यम से। इसके साथ ही संगठन कौन कौन से काम करता है इसका विवरण होना चाहिए। संगठन से जुड़े हुए ग्राहक समूह कौन सा है, यानी कि किन लोगों को संगठन के द्वारा सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं, ये क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई संगठन है जो महिलाओं को सर्विस प्रदान करता है या दिव्यांगों को सर्विस प्रदान करता है, तो इन चीजों को क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा। ग्राहकों को आप कौन कौन सी सेवा देने जा रहे हैं इस चीज को भी आपको बताना पड़ेगा। ग्राहक से मतलब वही है कि जो आपके नागरिक हैं, जिनके प्रति आप उत्तरदायी हैं। जन शिकायत निवारण का तरीका क्या है, ये सारी जानकारी आपको देना होगी, यानी कि शिकायत निवारण कैसे किया जाएगा। और चार्टर सरल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको इतना कानूनी बना दें कि लोग समझ ही ना पाए। इसको सिंपल भाषा में रखिए क्योंकि आप इसको आम जनता के लिए रख रहे हैं। तो अब देखिए सिटीजन चार्टर की अगर बात करें फायदा क्या क्या है, तो पहली बात है एक तो उत्तरदायित्व आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। इसके साथ ही देखिए जो पब्लिक सर्विस है वो क्वालिटी, उनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जो करप्शन है वो कम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, यानी कि संगठन का जो प्रबंधन है वो भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब जो संगठन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता को अपने अधिकार पता है। और इसके साथ ही जो संगठन की परफॉर्मेंस है वो भी हर दिन सुधरती जाएगी। इसके बाद देखिए अगर हम लोग इसका मूल्यांकन थोड़ा सा करें तो वर्ष 2002-03 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग ने एक निजी एजेंसी द्वारा तथा वर्ष 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो ये देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसके द्वारा विभागीय नागरिक घोषणा पत्रों का मूल्यांकन किया और निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया, यानी कि कुल मिलाके जो हमारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग है, इसने जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर के जो हमारे सिटीजन चार्टर है उसका मूल्यांकन किया। तो इसने क्या बताया कि जो ज्यादातर नागरिक घोषणा पत्र हैं इनका प्रारूप ही सही नहीं है, यानी जिस तरह से इनको मैनेज किया गया है या जिस तरह से इनको अरेंज किया गया है वो अरेंजमेंट सही नहीं है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं है। इसके साथ ही कोई ज्यादा पारदर्शिता नहीं है, कोई परामर्शी प्रक्रिया नहीं है, यानी कि परामर्श नहीं लिया गया है। इसके साथ ही नागरिक घोषणा पत्रों में नवोन्मेष और जो यानी कुल मिलाकर के जो नई जानकारियां, मान लीजिए विभाग की जिम्मेदारियों में कोई परिवर्तन हुआ, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हुआ, तो इन परिवर्तनों के बारे में नागरिक चार्टर्स को अपडेट नहीं किया जाता है। इनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है कि इनका कितना सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। जागरूकता प्रसार का भी अभाव है, लोगों को नागरिक चार्टर की जानकारी ही नहीं है। और इसके साथ ही जो लोक संगठन है
यानी कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे कोई भी आपका जो सरकारी विभाग है, उनमें बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है नागरिक चार्टर को लेकर के, यानी वो बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो एक आइडियल सिटीजन चार्टर कैसा हो सकता है? देखिए, पीछे जो बात की थी वो यहाँ पे बात की थी हम लोगों ने कि जो एक तरह से प्रशासनिक सुधार और शिकायत निवारण विभाग के द्वारा जो यहाँ पर कुछ अपने सजेशन दिए गए हैं उनकी बात की थी। यहाँ पे जो आप अपनी तरफ से सजेशन लिख सकते हैं, जिन सजेशंस को आप बता सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात है कि जो सिटीजन चार्टर है ये कंक्रीट होना चाहिए, यानी कि इसमें आप एक तरह से बहुत ही ठोस तरीके से बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम शहर में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, तो कंक्रीट हो, मीजरेबल हो। मीजरेबल है, इसका मापन किया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि हर व्यक्ति को दिन में इतनी कैलोरी ऑफ फूड मिलेगा, तो इसका मापन किया जा सकता है, यानी कि जज किया जा सकता है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने कुछ भी आइडियली कह दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके साथ ही रिसोर्स के साथ लिंक्ड होना चाहिए। जितने आपके पास रिसोर्स हैं उतनी ही घोषणा करिए, जिससे कि नागरिकों को सही जानकारी मिल पाए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही कंसल्टेटिव होना चाहिए। जो जब फील्ड पे काम कर रहे हैं लोग, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करिए। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं, सभी से कंसल्ट करिए, क्योंकि इन लोगों को जमीनी हकीकत का ज्ञान है। और इसके साथ ही कंपनसेशन की व्यवस्था करिए, यानी अगर आप नागरिकों को सेवाएं नहीं प्रदान कर पाए तो फिर नागरिकों को आप जो कह लीजिए मुआवजा है वो दीजिए। और विकसित देशों में ऐसा होता भी है कि विभागों को मुआवजा देना पड़ता है। कई बार भारत में भी ऐसा हुआ, जैसे ट्रेन लेट हुई तो इसको लेकर के मुआवजा देना पड़ा रेलवे विभाग को, क्योंकि किसी नागरिक का नुकसान हुआ था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको जो कोड ऑफ एथिक्स है ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही आरटीआई के बारे में काफी नई जानकारियां मिल गई होंगी और सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो हमारी यूनिट 6 है इसके कुछ और हिस्से हैं जिनको हम लोग एक तीसरे वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद एक छोटी सी यूनिट है यूनिट 7 और फिर यूनिट 8, और इसके बाद हमारा जो एथिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा।